Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, in today's class, we will discuss exercise number 13.4. इसका इंट्रोडक्शन हमने कल ही किया है शायद. Based on the topic name is, एक तो देखो probability distribution नहीं, सबसे पहले random variable. टॉपिक स्टार्ट कहाँ से होता है? रैंडम वेरिएबल अजम्पशन से. रैंडम वेरिएबल अजम्पशन से टॉपिक विल स्टार्ट. उसके बाद फिर सेकंड टॉपिक आएगा उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं इस एक्सरसाइज में. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तीसरा आएगा उसका मीन, जिसको अपन एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन. एंड देन उसके बाद फिर वेरिएंस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, देखो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता दूं ये एक्सरसाइज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू द प्रीवियस एक्सरसाइजेस. बस लेकिन इस चीज को पकड़ लो आप कि इसमें जो चीज पूछी जा रही है उस चीज की डेफिनेशन ढंग से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दो. जैसे उसने कहा कि नंबर ऑफ हेड्स एक्स, अगर नंबर ऑफ हेड्स है तो आपका पूरा फोकस नंबर ऑफ हेड्स पे होना चाहिए, टेल्स पे जाना ही नहीं चाहिए. उसने कहा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्स, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्स पे जाना चाहिए. तो उस चीज को पकड़ लो एक बार क्वेश्चन में कि हाँ मेरा एक्स ये है, रैंडम वेरिएबल जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ना, उसकी डेफिनेशन क्वेश्चन में से कैप्चर कर लें अच्छे से. फिर तो क्वेश्चन आसान है ना. लेकिन अगर वो कैप्चर नहीं हो पा रहा, वो नहीं समझ पा रहा, तो थोड़ी मुश्किल है. प्लस एक और चीज है, देखो इसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी और है. इसमें नोटेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज भी है इस एक्सरसाइज में. भाई किसको क्या लिखते हैं ये नया है बिल्कुल. जैसे प्रोबेबिलिटी तो हम पहले भी निकालते थे, जैसे ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होती है, हम इस साल से थोड़ा ना पढ़ रहे हैं. नाइन्थ में पढ़ लिया, टेंथ में पढ़ लिया, 11th में पढ़ लिया, 12th में भी पढ़ लिया. तो पिछले एक्सरसाइज तक नोटेशन करने की तो दिक्कत नहीं आई. भाई हम जो निकाल रहे हैं उसको तो सीधे सीधे लिख तो सकते हैं एटलीस्ट, है ना. लेकिन इस एक्सरसाइज में एक रैंडम वेरिएबल मान लिया, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी का मीन, तो ये सारी चीजें नई है. नई है तो नोटेशन की भी दिक्कत आएगी शुरुआती तौर पे. तो पकड़ के रखो, जहाँ डाउट हो वो पूछो. ठीक है, तो चलते देखें. कोई दिक्कत आएगी तो देखेंगे. पहला क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सरल सा ही रहता है हमेशा. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. दो केस दे रखे हैं आपको, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है. क्या कहते हैं इसको हम? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें एक रैंडम वेरिएबल उसकी प्रोबेबिलिटी के दो कॉलम है. ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है. हो सकता है दोनों ही हो सकते हो सकता है दोनों ही नहीं हो सकते हो. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब बनी बनाई मिल जाए, अपने को चेक करना हो तो बस इतना चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब जीरो से एटलीस्ट थोड़ी प्रोबेबिलिटी तो होनी चाहिए हर एक आउटकम की. और दूसरा क्या है, सबका सम क्या आना चाहिए? वन. तो यहाँ पे देखो इन सबका सम वन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है. कैलकुलेट करो. यहाँ पे भी वन आ रहा है, 6, 8, 11. लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है. वन तो आ रहा है बट वन आना भी सफिशिएंट नहीं है. दूसरा मतलब जो एक तरीके से दो क्राइटेरियन से चेक करने के, तो एक क्राइटेरियन तो ये है कि वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और दूसरा इसमें बताओ, इसमें तो वन ही नहीं आ रहा. अच्छा, इसको मत देखना कि सर ये नेगेटिव क्यों हुआ. y की वैल्यू तो एनी रियल नंबर हो सकती है. x या y की क्या नहीं, एनी रियल नंबर. -1 इज ऑल्सो रियल नंबर. तो ऊपर नहीं चेक करना, प्रोबेबिलिटीज को चेक करना है कि ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. तो लेकिन यहाँ पे वन नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू वन. यहाँ पे बोलो 5 और 4, 9, 1, यहीं पे खत्म हो गया था मेरा वन, लेकिन ये एक्स्ट्रा है. ये एक्स्ट्रा है, 15 नहीं है, 1.05 है. 1.05, तो ये एक्स्ट्रा, ये नहीं होता तो सही हो जाता. तो केवल और केवल पहला ही क्वेश्चन के अंदर करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं है. अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे. हेयर, हेयर सबसे पहले तो हमको ये चेक करना होता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, है ना, एक्स की वैल्यू 0 पे, एक्स की वैल्यू 1 पे, एक्स की वैल्यू 2 पे, वो पॉजिटिव है या नहीं है, मतलब एटलीस्ट जीरो से थोड़ी सी बड़ी है या नहीं है. ठीक है ना. तो मैं क्या लिखूंगा, हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं, ऐसे नहीं, आउटकम को हम ओमेगा लिखते हैं, याद है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटकम WI इज ग्रेटर देन जीरो. ठीक है ना. फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई कितने यहाँ पे रोज है, 1, 2, 3. फॉर आई इक्वल टू 1, 2, 3. ठीक है, पहली चीज तो ये है ना, सबकी ग्रेटर देन जीरो है. ऑल्सो दूसरी चीज, इन सबका सम क्या है? वन. ऑल्सो
समेशन, सम को कैसे लिखते हैं, अभी नोटेशन मैंने क्या कहा, एक्सरसाइज में नोटेशन लिखने की दिक्कत आएगी, इस चीज को लिखे कैसे, है ना। तो समझते चलो, प्रोबेबिलिटी और अंदर वाले आउटकम्स जो होते हैं उनको ओमेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओमेगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू आई कह दिया अपन ने, डब्ल्यू आई कहेंगे क्या, लेट मी थिंक, डब्ल्यू आई नहीं कहेंगे बेटा, क्योंकि डब्ल्यू आई तो सैंपल स्पेस के आउटकम होते हैं, यहाँ पे तो एक्स की वैल्यूज है, नहीं है, तो ये एक्स की वैल्यू सैंपल स्पेस के अंदर से थोड़ा निकाली है। सपोज करो सैंपल स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया सैंपल स्पेस है एच एच टी टी, ये सैंपल स्पेस हमने कह दिया। तो ये एच एच टी टी ये होते हैं ओमेगा, ये होते हैं आउटकम्स होते हैं ओमेगा। जबकि ये जैसे सपोज करो नंबर ऑफ हेड्स इसके हिसाब से दो हैं, नंबर ऑफ हेड्स इसके हिसाब से जीरो है, तो ये टू और जीरो ये तो एक्स की वैल्यूज हैं, ये किसकी वैल्यूज हैं, एक्स की, और ओमेगा क्या है, ये आउटकम्स। तो मैंने ओमेगा लिखा है, ओमेगा गलत है, एक्स आई लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, एक्स आई, एक्स की वैल्यूज हैं वो, ठीक है, फिर सही हो जाए। हाँ, ये एक्स की वैल्यूज हैं और वो उसकी प्रोबेबिलिटीज है ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल एक्स आई ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सही है, ऑल्सो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एक्स आईज वेयर आई वेरीज फ्रॉम, कितने लोग हैं, एक दो तीन, ऐसे मत सोचना सर दो ही हैं, काउंट करना है ना। ये हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x1, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x2, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x3, तो 1 2 3 तक जा रही है आई की वैल्यू, 1 2 3 इज इक्वल टू, ऐड करके हमने देखा 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 एंड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। दोनों बातें सफिशिएंट है, मतलब दोनों बातें जो चाहिए थी वो मिल गई, तो मैं क्या लिख दूंगा, हेंस वी कंक्लूड दैट, हेंस वी कंक्लूड दैट, व्हाट डू वी कंक्लूड, कि द गिवन, the given probability, the given which of the following are known, the given distribution is the probability distribution, is the probability distribution, मतलब गिवन टेबल जो है probability distribution हो सकती है ना, distribution of a random variable x, of a random variable x, किसी random variable x की ये probability distribution हो सकती है, ठीक है। इसने दोनों क्राइटेरियन फुलफिल कर दी। अब जो सेकंड वाले में नहीं कर रहा है, सेकंड वाले में बताओ क्या चेंजेस करेंगे। पहली चीज तो देखो, कौन सा क्राइटेरियन इसने तोड़ा है, सम वाला क्राइटेरियन तोड़ा है या ग्रेटर देन, सम वाला क्यों तोड़ा है, सम तो अभी भी बना रहा है, चेक करो, सम तो बना रहा है, सम तो बना रहा है, लेकिन ये तोड़ दिया ना, तो जो जो उसने तोड़ दिया, वैसे चाहे तो इसको लिख के खत्म कर सकते हैं कहानी, लेकिन एटलीस्ट जो फुलफिल किया है वो तो पहले लिखते हैं, तो पहले ये वाला लिखेंगे कि यहाँ पे सम तो बना रहा है, कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, और कितने लोग हो गए अभी, 1 2 3 4 5, तो आई वेरीज फ्रॉम 1 to 5, है ना, इज इक्वल्स टू, फिर सबको एक एक करके जोड़ देना, 0.1 प्लस ऐसे कर करके 1, ये तो आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये वाली बात पहले लिख दूंगा, जो चीज हो रही है वो पहले लिख दूंगा, जो चीज उसको नहीं होने दे रही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। फिर इधर क्या लिखेंगे, बट इसकी वजह से वो फेल हो गया। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इज नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो आ गया ना, -0.1 लेस देन जीरो है, कौन से नंबर वाले के लिए बताओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फॉर आई इक्वल टू 4, या तो सिंपल ऐसे लिख दो, फॉर आई इक्वल टू, फॉर ऑल भी मत लगाना फिर, है ना, फॉर ऑल तो मतलब सबके लिए लागे तो होता है ना, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इक्वल टू 4, आई इक्वल टू 4 के लिए छोटा हो गया, या तो ये बात लिखो, नहीं तो इन दोनों को कंबाइन करके भी एक बात लिखी जा सकती है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x4, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई की वैल्यू 4 डायरेक्टली पुटअप कर दो, x4 इज लेस देन जीरो, या तो लिखूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई लेस देन जीरो फॉर आई इक्वल टू 4, और या फिर मैं 4 की वैल्यू डायरेक्टली पुटअप कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 इज लेस देन जीरो, इसकी वजह से सो वी कंक्लूड दैट द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वैल्यू, समझ आया। अगले में तो सम ही वन नहीं आ रहा, तो अगले में फिर पहले ये बात कह देना, है ना, अगले में पहले वो वाली बात कह, जो एटलीस्ट जो चीज हो रही है उसको पहले कह दो, है ना। देखो थर्ड में क्या हो रहा है, पॉजिटिव तो है सबकी, है ना, तो यहाँ लिख दूंगा मैं, हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल आई इक्वल टू, कितने लोग हैं, 1 2 3, तो ये चीज तो फुलफिल हो गई, बट करके कहना, बट समेशन जो है वो
बट समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 2 3 जोड़ के देख लेना कितना आ रहा है 0.9 विच इज नॉट इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल, सो इट कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इधर भी सम की वजह से टूट जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। तो इजी सा क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। एक नंबर आधा नंबर जो एमसीक्यूज में होते हैं उसमें ही आएगा। तो उसमें तो बस आपको ये तो मैंने करके बताया आपको सारा, ये भी करने की जरूरत नहीं, बस आपको चेक करना है। बट अभी आप नोट्स में पूरा लिख देना है, इन केस मान लो आ भी जाए तो क्या कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। तो धीरे धीरे ये अपना लेवल बढ़ाएगा। अभी शुरुआती क्वेश्चंस में केवल रैंडम वेरिएबल एक्स की बात करेगा, फिर धीरे धीरे उनकी प्रोबेबिलिटीज की बात करेगा, फिर धीरे धीरे उनके मीन की बात करेगा, धीरे धीरे वेरिएंस, और आखिरी क्वेश्चन चैप्टर एक्सरसाइज एंड होते होते वो स्टैंडर्ड डिवीजन सब कुछ निकलवाना शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं कि होले होल, ऐसा नहीं कि पहले दो क्वेश्चन से उसने कह दिया मीन निकालो एक्सपेरिमेंट में, पहला क्वेश्चन ही काफी लेंदी हो गया, ऐसा डिमोटिवेट नहीं करेगा। तो शुरुआती क्वेश्चन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देखो अब क्या कह रहा है, पढ़ना ध्यान से। एन अन, अन मतलब कोई भी बैग या कोई भी थैला, किसी थैले में 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी हो गई 7। 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन, उसमें से 7 में से 2 बॉल्स निकाली जाए। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अब जैसे 2 बॉल्स निकालेंगे तो वो 2 बॉल्स या तो रेड होंगी दोनों, या एक ब्लैक और एक रेड होगी, या फिर दोनों ब्लैक होगी, ऐसे ही होगा। तो उसमें से ब्लैक बॉल्स कितनी होगी, इसकी वैल्यू को एक्स मान लो। एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो अब आप ब्लैक बॉल्स के हिसाब से सोचो सब कुछ। तो मैं 2 बॉल्स निकाल रहा हूं, तो ब्लैक बॉल्स कितनी होगी, या तो दोनों होंगी या एक हो सकती है, ऐसे ही हो। तो एक्स की वैल्यू ये है। बस ये सोच लिया ना कि एक्स एक्स क्या है, एक्स की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ वैल्यूज हम एसोसिएट कर सकते हैं एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से, है ना। रैंडम वेरिएबल की अपन अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग गेम्स बना सकते हैं ना। एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक ही वारदात हो रही है, उससे अपन ने अलग अलग चीजें बना दी। किसी ने कहा नंबर ऑफ बॉल्स, किसी ने कहा नंबर ऑफ रेड बॉल्स, किसी ने कहा नंबर ऑफ रेड बॉल्स माइनस नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो कुछ भी बना सकते हैं। तो वो डेफिनेशन समझ में आ गई तो आगे का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये तो निकाल ही लिया हमने 210। इज एक्स ए रैंडम वेरिएबल, क्या एक्स यहाँ पे रैंडम वेरिएबल माना जा सकता है क्या। अब ये वापस फर्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि वो माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता। तो कब माना जा सकता है, जब इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम, सुनो अब वापस ट्विस्ट है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो प्रोबेबिलिटीज दे रखी थी, तो हमको प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से सोचना था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है या नहीं है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज तो सोची नहीं है, यहाँ पे बस प्रोबेबिलिटीज वाले कॉलम को तो हटा दो, केवल एक्स वाला कॉलम है। ये एक्स वाला कॉलम वैलिड है या नहीं है इतना बताना है। तो प्रोबेबिलिटीज तक बात ही नहीं जाएगी। उससे पहले कैसे चेक करेंगे, उससे पहले उसको एक फंक्शन मान के चेक करेंगे। अगर वो एक फंक्शन है जिसका डोमेन कुछ भी हो लेकिन रेंज रियल नंबर हो, ये सीखा था ना अपन ने, रियल वैल्यूड फंक्शन। एक फंक्शन जिसका डोमेन कुछ भी हो लेकिन रेंज क्या हो, एक रियल नंबर हो, तब तो वो रैंडम वेरिएबल माना जा सकता है, नहीं तो वो रैंडम वेरिएबल नहीं माना जा सकता। करें इसको प्रेजेंट, समझ आया। तो यहाँ पे 1 2 1 0 तीनों रियल नंबर है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा यस, एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। लेकिन हम इसको प्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। आइए सबसे पहले तो अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ ऑफ व्हाट, ऑफ ड्राइंग हाउ मेनी बॉल्स, ऑफ ड्राइंग 2 बॉल्स फ्रॉम अ बैग, फ्रॉम एन अर्न, जो भी उसकी लैंग्वेज जो यूज कर लेंगे, फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग, उसके अंदर क्या क्या है वो भी लिख देंगे। कंटेनिंग 5, 5 तो कितनी है, 5 रेड है, 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ये तो हमने क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। ठीक है। सो अब सैंपल स्पेस की बात करें तो वैसे तो सैंपल स्पेस काफी लंबा चौड़ा बनेगा इसमें। क्यों काफी लंबा चौड़ा क्यों बनेगा, छोटा ही बनेगा, क्योंकि 5 रेड अगर उसने कहा है तो पांचों की पांचों रेड आइडेंटिकल है, एक जैसी है। और अगर 2 ब्लैक का है तो 2 भी आइडेंटिकल है, तो सैंपल स्पेस छोटा नहीं बनेगा, क्योंकि 2 ही बॉल्स निकाल रहे हैं। तो टॉसिंग एक कॉइन 2 टाइम्स इतना ही बनेगा। अगर ये पांचों रेड अलग अलग होती, R1 R2 R3, फिर लंबा चौड़ा बनता। फिर ऐसे सोचना होता कि पहले रेड वन भी आ सकती है, उसके साथ ब्लैक वन भी आ सकती है, फिर पहले रेड टू भी आ सकती है, ब्लैक वन भी आ सकती है, ऐसे सबका सबके साथ कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है ना। लेकिन अभी क्या होगा, सारे आइडेंटिकल है, तो जैसे टॉसिंग कॉइन 2 टाइम्स होता था वैसा ही कॉम्बिनेशन होगा। हो सकता है कि सर दोनों रेड हो, या फिर पहली रेड दूसरी ब्लैक हो, टॉसिंग कॉइन 2 टाइम्स से कंपेयर करो उसको।
पहली ब्लैक दूसरी रेड, और या फिर दोनों ब्लैक। यही सैंपल स्पेस बनेगा। सोचो उसके बाहर क्या हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता जब आइडेंटिटी कर ले तो, है ना। ठीक है। अब क्या करें। अब उसने कह दिया कि एक्स की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो उसने जो दे रखी है वही हम लिख देते हैं। वैसे तो अपने को मानना पड़ता है, लेकिन इसमें मानने की जरूरत नहीं है, उसने खुद ने कह दिया, है ना। ऑल्सो x is given as the number of red balls। x is given as the, x एक नंबर है जिसका मतलब क्या है, given as the number of black and red। पक्का, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ओके, x given the number of black balls, ये ऑलरेडी हमको गिवन। तो x अगर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है, तो अब x की वैल्यू क्या क्या होगी वो भले हमने सोच ली कि हमको पता चलेगा x की वैल्यू क्या क्या है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, एक एक सैंपल पॉइंट को उठाएंगे और उस पर x की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है ना। सो स्टार्ट करें। x की वैल्यू अब कैसे चेक करते हैं, ध्यान से देखना। x की वैल्यू, पहले तो अपन इसका सबसेट बनाते हैं। इसका सबसेट कैसे बनाएंगे, जैसे आर आर ले लिया अपन ने, तो आर आर का सब, आर आर जिस एलिमेंट जिस सेट में आर आर होगा उस सेट को ऐसे लिखूंगा मैं, सबसेट आर आर। और इसके अंदर इसकी इसकी एक्स की वैल्यू, तो एक ब्रैकेट और लगेगा, समझ गए भाई। वो तो सबसेट बना दिया मैंने। और एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं आर आर के ऊपर, मतलब मशीन है मेरे पास जिसके अंदर मैंने आर आर को डाला। आर आर को डाला तो आउटपुट में एक्स की वैल्यू क्या निकली वो सोच रहा हूँ। समझ में आया अच्छे से। ओके। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि, एक चीज समझो, मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो मैं आपको कहता हूँ कि एक्स की वैल्यू 3 डालो, तो आप कैसे डालते हो, फंक्शन के अंदर 3 डाला तो अब जो भी वैल्यू आएगी ऐसे लिखते हो। तो ये फंक्शन भी एक मशीन होता था, यहाँ पे एक्स भी एक मशीन है, वही फंक्शन है। इसके अंदर जैसे आप एक्स की वैल्यू 3 डाल रहे हो, मैं आर आर डाल रहा हूँ, अब आउटपुट में एक नंबर निकल के इसमें भी आएगा। बट यहाँ पे क्या था एक नंबर होता था, यहाँ पे एक सबसेट है, तो सबसेट को लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस भी लिखने पड़ते हैं, इसलिए कर्ली ब्रेसेस आएगा, फिर ऊपर से ब्रैकेट आएगा। ये ब्रैकेट तो इधर भी आता था, चेक करो, F(3) ऐसे कहते थे ना, F(3), तो इसमें क्या कहूंगा, एक्स ऑफ सबसेट आर आर, एक्स ऑफ सबसेट आर आर। आंसर क्या आएगा सोचना है आपने। समझ में आई सारी बात, तो ये नोटेशन समझ लो अच्छे से। आओ, तो अब इस वाले सैंपल पॉइंट में आर आर में एक भी ब्लैक बॉल नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपका एक्स का मतलब था ब्लैक बॉल्स। आप ऐसे नहीं कह सकते सर दो रेड बॉल से दो लगा दो, अरे आपका फोकस होना चाहिए ब्लैक बॉल्स पे। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स तो एक भी नहीं है ना, नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, 0। ओके, चलें आगे। ये पहला वाला फेस थोड़ा अच्छे से निकालो बस, एक्स। अब जो है मेरे पास आर बी और बी आर, मैं दोनों में, अब मैंने पहले एनालाइज कर लिया, इसमें भी एक ब्लैक बॉल है, इसमें भी एक ब्लैक बॉल है, दोनों में एक ही ब्लैक बॉल है। तो मैं दोनों को एक ही लाइन में भी लिख सकता हूँ, कैसे, चाहे से मैं आर बी लगाऊं, चाहे से मैं बी आर लगाऊं, मतलब दोनों का एक ही सबसेट बना दिया मैंने, क्योंकि दोनों का आंसर एक्स का एक ही आ रहा है, वो मैंने पहले ही सोच लिया। तो दोनों के केस में जो एक्स की वैल्यू आएगी इस सबसेट के हिसाब से वो वन आएगी, आएगी। लेकिन जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तो प्रोबेबिलिटी इसकी अलग निकलेगी, इसकी अलग, या दोनों की सेम ही नहीं, मतलब दोनों की अलग अलग काउंट होगी ना। तो उस दोनों की अलग अलग काउंट होगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों को या तो अलग अलग प्रोसेस करेंगे, जैसे अभी हमने साथ में प्रोसेस किया, क्योंकि मुझे केवल एक्स की वैल्यू सोचनी है, प्रोबेबिलिटी नहीं सोचनी। प्रोबेबिलिटी सोचेंगे अगले क्वेश्चंस में, तो या तो अलग अलग काउंट करेंगे, या फिर एक साथ काउंट कर दिया तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी को इंटू टू करेंगे, क्योंकि दो आउटकम्स है, दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। ठीक है। चलो अभी प्रोबेबिलिटीज के बारे में वैसे भी नहीं सोच रहे, अभी अपन केवल एक्स की वैल्यू के बारे में सोच रहे हैं। एंड एक आखिरी केस बताओ, एक्स when the subset is black black। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैक होल्स कितनी हो जाएगी, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 हो गई। अब एक्स रैंडम वेरिएबल है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि इसका डोमेन सैंपल स्पेस है और इसका रेंज एक रियल नंबर है। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ, हेयर हेयर एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, एक्स इज ए रियल, पहले तो पहला क्वेश्चन का था व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो पहले उसका आंसर दो, पहले तो उसका आंसर दो कि एक्स के पॉसिबल वैल्यूज क्या है, फिर उसका आंसर दो कि एक्स एक रैंडम वेरिएबल है नहीं है। ठीक है। सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0 1 एंड 2। पहले क्वेश्चन खत्म यहाँ पे। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं। उसने क्या कहा था कि एक्स एक रैंडम वेरिएबल है या नहीं है, तो वो फंक्शन की डेफिनेशन में सोचना पड़ेगा कि वो एक फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन बना या नहीं बना।
Also, also, x is a real valued function with डोमेन। डोमेन तो हमने सैंपल स्पेस लिया एंड रेंज में एक्स की जो भी वैल्यूज आई है ना, रेंज पे क्या वैल्यूज आई है, इधर नीचे लिख, इक्वल टू नीचे लिख देता हूँ क्या क्या वैल्यूज आई है, 0 1 2। रेंज एक सेट होता है पॉसिबल वैल्यूज का, है ना। और 0 1 2 इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसेट लिखना पड़ेगा, बिलोंग्स टू नहीं, इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आप चेक करो उसमें, अगर आपने कल के नोट्स लिखे, नहीं लाए, नहीं लिखे, तो कल हमने ये लिखा था, आपको याद हो कि एक्स रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसकी डोमेन तो सैंपल स्पेस होती है, और रेंज जो है या तो रियल नंबर होगा या उसका सबसेट होगा। तो पूरा रियल नंबर नहीं हुआ लेकिन उसका सबसेट हो गया ना। तो अगर ये दो चीजें हैं तब तो ये एक रैंडम वेरिएबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, हम चाहो तो इसकी मैपिंग भी कर सकते हैं एज बिलो करके, एज शोन बिलो। और चाहो तो ना भी करो तो चलेगा, मैं करके बता देता हूँ, एज शोन बिलो। तो एक सेट में तो आप जैसे मैपिंग करते थे ना, एक में तो आप सैंपल स्पेस ले लो और एक में ये रेंज ले लो। ठीक है, ये सैंपल स्पेस और ये जो है सबसेट ऑफ रियल नंबर या रियल नंबर लिख सकते हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे था हमारे पास आर आर बी बी आर और बी बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 0 1 2। तो मैपिंग करके बता देना, ये आर आर बी और बी आर की सेम और इसकी है। ठीक है, तो फंक्शन की पूरी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, डोमेन सैंपल स्पेस चाहिए तो मिल गया, रेंज सबसेट ऑफ रियल नंबर चाहिए थी वो भी मिल गया। ठीक है ना, हेंस वी कंक्लूड दैट, एज शॉन बिलो करके मैपिंग बता देना, हेंस वी conclude that x is a random variable, x is a random variable। अब ये क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अब इस क्वेश्चन में नई बात सिखाई कि एक्स की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, उसको लिखते हैं कैसे, प्रोसेस कैसे करते हैं। सैंपल पॉइंट उठाते हैं एक एक, उसमें एक्स की वैल्यू सोचते हैं, फिर उठाते हैं फिर सोचते हैं फिर। हालांकि ये वाला पार्ट तो इसने इस क्वेश्चन में पूछा है, हर मैं ये ऐसे नहीं पूछेगा कि एक्स बताओ रियल वैल्यूड फंक्शन है या नहीं है, एक्स रैंडम वेरिएबल है या नहीं। सीधे सीधे कहेगा कि एक्स को एक रैंडम वेरिएबल मानो, वो खुद ही मान रहा है तो फिर हम क्यों सोचें कि है या नहीं है। पर ये एक आध कोई अजीब से क्वेश्चन बनते हैं, उसमें आप अगर पूछ ले कि रैंडम वेरिएबल प्रूव करना है तो इस प्रूव कर दें। चले हम नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। अभी भी प्रोबेबिलिटीज तो नहीं निकली है किसी भी क्वेश्चन में, केवल एक्स की वैल्यू सोची जा रही है। थर्ड है, लेट एक्स रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन व्हेन ए कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। कॉइन को हम 6 बार उछालेंगे, तो उसमें हर बार 6 बार उछालेंगे तो कुछ हेड्स आएंगे और कुछ टेल्स आएंगे। तो नंबर ऑफ हेड्स जितने भी आएंगे और नंबर ऑफ टेल्स जितने भी आएंगे उनका कुछ डिफरेंस भी हो सकता है। जैसे मान लो 4 नंबर ऑफ हेड्स आए और बचे हुए कितने हो गए, 2 नंबर ऑफ, क्यों 6 बार उछाल रहे हैं, 4 + 2 6 हो गए ना। दो दो टेल्स आए 4 हेड्स आए, तो इनका डिफरेंस क्या आया, 2। तो ये एक्स की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का डिफरेंस। लेट एक्स रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस, गेम ही अजीब सा बना दिया कि जो भी नंबर ऑफ हेड्स आएंगे नंबर ऑफ टेल्स आएंगे उसका डिफरेंस एक्स है। अब एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सोचना है। अब एक्स की, जैसे एक्स की एक वैल्यू तो 2 बन पाई ना, मान लो यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 1 होता, तो एक्स की वैल्यू 4 भी बन पाती। तो ऐसे एक्स की वैल्यू क्या क्या बन सकती है वो सोचना है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, बस आपको वैल्यूज ही सोचनी है। तो वही सैंपल स्पेस बनाना, कायदे से तो सैंपल स्पेस बनना चाहिए और सैंपल स्पेस के हर एक पॉइंट को प्रोसेस करना चाहिए। लेकिन 6 बारी जब अपन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस कितना बड़ा बनेगा वो सोचो, बताओ। 64, 2 की पावर 6। तो 64 का तो हम सैंपल स्पेस बनाएंगे नहीं, तो कुछ जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। अब कैसे, here a random experiment is given of throwing a coin 6 times, is given of throwing a coin how many times, 6 times, fine। हम्म, सो सैंपल स्पेस जो भी हो सकता है, ठीक है, उसमें वो क्या क्या हो सकता है वो तो नहीं सोच रहा हूं मैं, लेकिन किस किस, जैसे अपन कैटेगराइज कर देते थे, याद है आपको। जैसे सपोज करो हमारे पास
तीन कॉइन्स को अपन टॉस करते थे, तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनता था? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच एंड सो ऑन, इस तरीके से बनता था, टी एच एच। फिर क्या बनता था? एच टी टी। ठीक है ना, इस तरीके से बनता था। तो हमने, एक तो होता है पूरा सैंपल स्पेस लिखना, है ना, एक एक ओमेगा को अलग अलग लिखना, और एक होता था कैटेगराइज कर देना, ये 3 हेड्स, ये 2 हेड्स, और ये 1 हेड। तो जब उसने नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स की कहानी लिखी है, तो मैं कैटेगराइज करके तो सैंपल स्पेस लिख ही सकता हूँ। मैं क्या क्या हो सकता है, मैं ये अलग अलग तो नहीं लिख सकता, लेकिन ऐसी कैटेगरीज तो बना सकता हूँ। ये 3 हेड्स आ सकते हैं, 2 हेड्स आ सकते हैं, 1 हेड्स आ सकते हैं, ऐसे कैटेगरीज बनाना शुरू करूंगा। ओके, सो सो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस तो निकाल ही लेना जिसमें पॉसिबल हो, 2 की पावर 6 यानी कि 64। ठीक है ना, एंड अब मैं यहाँ पे कैटेगराइज सैंपल स्पेस लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड द कैटेगराइज्ड, या ग्रुप्ड भी लिख सकते हो, कैटेगराइज्ड सैंपल स्पेस विल बी लाइक सैंपल स्पेस इज, देखो क्या क्या हो सकता है। मैं से लिख सकता हूँ उसको एस इक्वल टू, अगर मैं 6 बारी फेंक रहा हूँ तो हो सकता है कि सारे के सारे हेड्स आ जाएं, तो लेकिन साथ में कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा 6 हेड्स एंड 0 टेल्स, ये वाला कॉम्बिनेशन हो जाए। अब ये पूरी एक इंफॉर्मेशन है, ये एक आउटकम नहीं है ना, ये कैटेगराइज सैंपल स्पेस है, तो मैं इसको ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है, कॉमा। और क्या क्या हो सकता है? 5 हेड्स एंड 1 टेल, फिर 4 हेड्स एंड 2 टेल, फिर 3 हेड्स एंड 3 टेल वाला भी कैटेगरी बन सकती है। फिर एक एक कम कर रहा हूं मैं, तो 2 हेड्स एंड 4 टेल, और अगली कैटेगरी 1 हेड एंड 5 टेल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 0 हेड एंड 6 टेल्स। अब अभी जो हम्म, देखो अपन इसको, ये जो मैंने अभी तरीका लिखा है ना, ये गलत है। सैंपल स्पेस इक्वल टू, फिर तो अंदर तो क्या आउटकम से लिखने पड़ते हैं ना, तो इसको ऐसे मत लिखो, एस इक्वल टू, आप ऐसे लिख दो, द कैटेगराइज सैंपल स्पेस विल कंटेन, विल कंटेन आउटकम्स, ऐसे लिखो, सैंपल कैटेगराइज सैंपल स्पेस विल कंटेन आउटकम्स, विल कंटेन आउटकम्स कैटेगराइज्ड एस, कैटेगराइज्ड एस, ये कैटेगरीज बना दी अपन ने, कैटेगराइज्ड एस, फिर ये कैटेगरीज लिख दो अलग अलग। ठीक है ना, क्योंकि सैंपल स्पेस में तो आउटकम से लिखे जाते हैं, अपन अपनी मर्जी से सैंपल स्पेस की डेफिनेशन नहीं बदल सकते। ठीक है ना, ये कैटेगरीज बना दी हमने। अब अब सारे के सारे सैंपल पॉइंट क्यों उठाएं, अब अपन कैटेगरी उठा लेते हैं। जैसे अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें ब्लैक बॉल्स आर आर लिखा था, फिर क्या लिखा था बताओ, आर बी लिखा था, फिर बताओ क्या लिखा था, बी आर लिखा था, और फिर बी बी। तो अपन ने इसको एक ही कैटेगरी से काम चला लिया ना भाई, दोनों में नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बने, तो अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ी ना, इसमें भी एक्स की वैल्यू वन आती है, इसमें भी एक्स की वैल्यू वन आती है, तो फाइनली एक्स की वैल्यू तो वन ही आती ना। तो अपन ने एक कैटेगरी उठा ली, तो अब अपन ने कैटेगरीज बना ली है, तो एक एक कैटेगरी उठा उठा के अपन नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, जो भी उसने करने को कह रखा है वो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, समझ आया? ओके, तो अब एक्स की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, मतलब एक्स कैसे डिफाइन किया गया है वो देख लो। एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स, ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नो, एक्स इज गिवन एज, x is given as the difference between, अब इसमें चेक नहीं करना है कि ये रैंडम वेरिएबल है या नहीं, बस x की पॉसिबल वैल्यूज बताओ और घर जाओ, मतलब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। x is given as the difference, difference between the number of heads। अब डिफरेंस का मतलब क्या समझते हो? माइनस किस में से किसको? हेड्स में से टेल्स को। तो लेट से अगर हेड्स 1 आए, तो टेल्स कितने आएंगे? 5। तो माइनस करके बताओ क्या आंसर आएगा? -4 आएगा, 1 हाँ 1 - 5 -4 आएगा, तो फिर एक्स की वैल्यू -4 मानी जाएगी क्या वहां पे? क्यों? हाँ, तो मतलब एक्स की वैल्यू -4 वैलिड है ना आपके हिसाब से? देखो वैसे तो वैलिड है, क्योंकि एक्स एक रियल नंबर है, लेकिन अभी एक्स की डेफिनेशन के हिसाब से, वो इस क्वेश्चन में उसकी डेफिनेशन के हिसाब से वो इनवैलिड है। डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, और अंतर का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि पहले में से दूसरा माइनस करो, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस।
वैसे एज ए कॉन्सेप्ट वो हो सकता है, लेकिन उसने डेफिनेशन क्या दे रखी है, डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है वो सोचो। तो डिफरेंस खुद अपने आप में नेगेटिव नहीं होता कभी भी। जैसे मैंने कहा कि आपके मार्क्स अगर मान लो 50 है और उसके अनुष्का के मार्क्स मान लो 35 है, तो मैंने कहा डिफरेंस बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर 15 का अंतर है, आपके ज्यादा थे इसलिए आपके उसके कम। मान लो आपके कम होते, आपके 40 होते और उसके 35 होते, नहीं आपके 40 होते और उसके 45 होते, तो आप ऐसे थोड़ा ना कहते -5 का डिफरेंस। अभी भी आप क्या कहते हैं, 5 का डिफरेंस है सर, उसके ज्यादा है आपकी बात। तो ज्यादा किसी के भी हो, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो एक्स नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिफरेंस की डेफिनेशन के हिसाब से नहीं हो सकता। तो अगर नंबर ऑफ हेड्स 1 है और नंबर ऑफ टेल्स 5 है, तो भी आप अंतर तो 4 का बताएंगे, -4 का अंतर नहीं बताएंगे। ठीक है। डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रेटर वन माइनस स्मॉलर वन। या तो ऐसे याद रखो इसकी डेफिनेशन, या फिर ऐसे याद रखो कि किसी में से, जैसे दो लोगों का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी है, तो आप ए में से बी घटा दो और एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दो। अब अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो वो नेगेटिव आया तो ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये डिफरेंस की डेफिनेशन मैथमेटिकली आपको याद रखनी है। चलें आगे। हम्म। ठीक है। सो अब x की वैल्यूज पॉसिबल निकालना शुरू करें एक एक कैटेगरीज के हिसाब से। तो x की वैल्यू, पहली कैटेगरी उठा रहा हूं मैं, क्या है, 6h एंड 0 टेल। अब यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने कोई सेट नहीं उठाया, तो कैटेगरी है ना वैसे भी, ये तो कैटेगरी है। तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, उसने क्या कहा था, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, और डिफरेंस नंबर ऑफ हेड्स है 6, नंबर ऑफ टेल्स है 0, और एब्सोल्यूट वैल्यू वैसे तो पॉजिटिव आ रहा है बट फिर भी लगा दो, 6 - 0 = 6। ठीक है। नेक्स्ट, x की वैल्यू 5 हेड्स एंड 1 टेल। तो वह ग्रुप में मैसेज पढ़ लिया था क्या, मैं लेट बुलाया था वैसे, चलो आ गया तो अब रुको। 5 हेड्स एंड 1 टेल, 5 - 1 4। फिर अगली कैटेगरी उठाओ। एटलीस्ट कैटेगरी तो सारी उठा उठा के चलनी है, ऐसे नहीं कि सर देखो इसमें तो x की वैल्यू 4 आएगी और इसमें भी 4 आएगी तो इन दोनों को भी मर्ज कर दूंगा, नहीं। आप सैंपल पॉइंट्स मर्ज करो वही बड़ी बात है। अब कैटेगरीज तो एटलीस्ट अलग अलग उठा के देखो। ओके ना। तो x की वैल्यू 4 हेड एंड 2 टेल विल बी इक्वल टू 4 - 2, और उसका भी मॉडुलस दैट मीन्स 2। चलो नेक्स्ट कैटेगरी उठाते हैं। x की वैल्यू 3 हेड्स एंड 3 टेल्स इक्वल टू, तो 3 - 3 = 0। चलो नेक्स्ट उठाओ, x की वैल्यू 2 हेड्स एंड 4 टेल। तो अब की बार ये नेगेटिव है, बट x की वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव इस क्वेश्चन में, क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, -2 का मॉडुलस 2। ठीक है, फिर क्या बचा, एक कैटेगरी और बची, दो बची अभी तो है ना, 1 हेड एंड 5 टेल। सो दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ 1 - 5 यानी कि 4, और एक लास्ट कैटेगरी x इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू 0 हेड एंड 6 टेल्स पर क्या होगी, तो 0 - 6 मॉड्यूल एब्सोल्यूट वैल्यू 0 - 6 = 6। तो पॉसिबल वैल्यू चेक करो क्या है, नहीं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा करो। एक आउटकम को एक बार ही लिखेंगे है ना। तो 6 4 2 0 लिख दो, या तो या फिर 0 2 4 6 लिख दो, है ना। हेंस द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, कंक्लूजन, आंसर मैच करो। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, अब मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पसंद करता हूँ तो मैं लिख देता हूँ 0 2 4 6। देखो ये आंसर है। तो अभी तक दोनों तीनों क्वेश्चन में एक्स की वैल्यूज ही निकाली जा रही है, प्रोबेबिलिटी कहीं नहीं निकाली जा रही, बस ये चेक किया जा रहा है कि एक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। कर दूं डिलीट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं, समझ में आया। प्रेजेंटेशन पार्ट पे ध्यान दो, क्योंकि मैथमेटिकली तो बहुत सरल सी चीजें, माइनस करना नहीं आता क्या आपको, लेकिन ये इसको लिखें कैसे, क्या चीज हो रही है, कॉन्सेप्चुअली चीज को बस समझने की कोशिश करो। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब प्रोबेबिलिटीज पे आया है फाइनली। ठीक है।
क्या कह रहा है, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ, कॉइन को 2 बार उछाल रहा है, 3 बार उछाल रहा है, 4 बार उछाल रहा है, एक बार नंबर ऑफ हेड्स चाहिए, एक बार नंबर ऑफ टेल्स चाहिए, दोबारा नंबर ऑफ हेड्स चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहला फोर्थ का भी फर्स्ट पार्ट है। हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन, फिर उसी में चेंजेस करते जाएंगे अपन। हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ टॉसिंग ए कॉइन टू टाइम्स, है ना, in 2 tosses of a coin, हाँ, in is given of tossing a coin 2 times, या ट्वाइस भी लिख सकता है। डन। अब सैंपल स्पेस इसमें तो बनाया जा सकता है इजीली, इसमें बना दो। इसमें कैटेगराइज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी सैंपल स्पेस जब यहाँ पे इजीली बनाया जा सकता है, बना लो। 2 बार टॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच एच, एच टी, टी एच एन टी टी। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ हेड्स चाहिए, तो एक्स की वैल्यू नंबर ऑफ हेड से डिफाइन हो रखी है यहाँ पे, है ना, एंड random variable x is given as random variable x is given as number of heads, number of heads। ओके, तो अब पहला काम तो वही करना है जो अब तक कर रहे थे, x की पॉसिबल वैल्यूज निकालो, एच एच पे, एच टी पे, टी एच पे और टी टी पे, और फिर लेकिन अगला उसके आगे एक कदम और आगे चलना है, उसकी प्रोबेबिलिटीज भी निकालनी जो अभी तक नहीं निकाल रहे थे। तो पहले जितना काम कर रहे थे उतना तो करें। तो x की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, सैंपल पॉइंट पहला क्या है, एच एच। अब यहाँ पे सबसेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा आउटकम ले रहा हूँ, कैटेगरी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, और फिर एक ब्रैकेट, ये तो सबसेट बना लिया, और इस पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, नंबर ऑफ हेड्स चाहिए, कितने हेड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, तो फिर चलते हैं आगे। एक्स की वैल्यू, अब उसको कैटेगरी में एक में तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन दोनों में एक्स की वैल्यू सेम तो है, तो हम दोनों को एक लाइन में जरूर लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे, एच टी, नहीं इसको तो अलग, इक्वल टू, अब एक्स की वैल्यू टी एच पे, एक्स की वैल्यू सबसेट टी एच पे इक्वल टू 1। भाई इस पार्ट को नीचे क्यों लिखना जब दोनों में एक्स की वैल्यू 1 ही आ रही है। हाँ बताओ। सेम लिखा था, क्या मतलब, क्या सेम लिखा था। हम्म, क्योंकि उसमें मुझे x की वैल्यू, अभी इसमें भी मैं इक्वल में लगा सकता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे उसमें केवल और केवल x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू इस पे भी 1 थी, इस पे भी 1 थी, तो इसलिए मैंने एक ही कैटेगरी बना दी भाई, इस पूरे सबसेट पे x की वैल्यू 1 है, क्योंकि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x ही सोचना था, लेकिन अभी प्रोबेबिलिटीज भी सोचनी है। तो प्रोबेबिलिटीज जब मैं सोचूंगा तो इस केस की अलग सोचूंगा, इस केस की अलग सोचूंगा, तो मैं उन दोनों को अगर साथ में रख दूंगा, तो या तो दोनों को साथ में रख दो अभी भी, एक की प्रोबेबिलिटी निकाल के इंटू 2 कर लो, या फिर इसकी अलग अलग जोड़ लो। अभी प्रोबेबिलिटी सोच रहे हैं, इसलिए हर एक सैंपल पॉइंट को अलग अलग सोच रहे हैं। ठीक है, समझ गए, और उस टाइम केवल और केवल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स सोच रहे थे, इसीलिए मैंने क्या कहा कि दोनों को एक साथ कर दो। और अभी इस केस में हम और भी बिल्कुल अलग अलग भी कर सकते हैं, कि इसको इक्वल टू 1 लिख दूं, और इसको उठा के इसके नीचे लगा के इसको भी इक्वल टू 1, लेकिन दोनों में 1 ही वैल्यू आ रही है, इसलिए मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। जैसे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दोनों की 1 है, तो मैं ऐसे क्यों लिखूं, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, मैं ऐसे क्यों नहीं लिख दूं एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। बस वो वाली बात है। ठीक है, डन। चलो जी, अब एक लास्ट, क्या था, x, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, x, और यहाँ पे सैंपल पॉइंट क्या है, टी टी, इस पे x की वैल्यू सोचते हैं, जो कि है 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 1 0 तो हो गई, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर इसके बाद टेबल बना के देनी है। टेबल तक के क्वेश्चन तो आ गए, बाकी मीन और वेरिएंस के बचेंगे, है ना। चलिए आइए, तो एंड अब प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालना प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे, उसको लिखेंगे कैसे, वो बड़ी बात है ना। सब प्रोबेबिलिटी के लिए p आ गया, x की वैल्यू 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, x की वैल्यू 1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, और x की वैल्यू 0 की प्रोबेबिलिटी। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे इस सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी और वही सबसेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसेट ऑफ एच एच इज इक्वल टू, अब एच एच के फेवरेबल केसेस कितने हैं? अब आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, सवाल ये कि सर प्रोबेबिलिटी कैसे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दो तरीके यहाँ पे, या तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस, तो एच एच एक ही केस है, डिवाइडेड बाय टोटल केस चार है तो 1/4, या तो ऐसे निकालो। लेकिन सर जब सैंपल स्पेस ही आप अभी 4-5 बार टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस बहुत बड़ा है, तो उस केस में फिर ये नंबर ऑफ फेवरेबल और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रेक हो जाता है या फिर काम नहीं करता है, क्योंकि टोटल केसेस लिख ही नहीं रहे तो कैसे मैं करूंगा। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम करेंगे। एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, दूसरी बार कितनी होती है, दोनों चाहिए, हेड भी चाहिए दोबारा भी हेड चाहिए, तो 1/2 × 1/2, उससे भी क्या आया 1/4। ठीक है, दो तरीके हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के, या तो छोटा सा सैंपल स्पेस है तो वही एक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, और अगर बड़ा है तो फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। ठीक है ना, कैसे भी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आप। चलो जी, अब सेकंड केस क्या है, एक्स की वैल्यू 1 की प्रोबेबिलिटी, एक्स की वैल्यू 1 की प्रोबेबिलिटी में दो केसेस हैं सर, तो मैं इसको या तो ऐसे लिख दूं, प्रोबेबिलिटी, चलो ये पहला क्वेश्चन है तो इसमें तो अपन टोटल नंबर ऑफ केसेस डिवाइड बाय फेवरेबल केसेस से ही चलते हैं 1/4। ठीक है, फिर जब बड़ा आएगा तो बड़े की देखेंगे। अब क्या करूं मैं, इसमें दो केसेस काउंट करना पड़ेंगे, तो मैं लिख दूंगा एच टी टी एच। अब ये कितने केसेस हो गए हमारे पास, दो केसेस हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इस सबसेट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए दो आउट ऑफ, उसमें एक ही था तो 1/4, इसमें दो थे तो 2/4। ठीक है, और लास्ट प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, तो इसमें 210, सॉरी नॉट 3, 210। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, और इसमें एक ही केस आएगा अगेन, टी 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 टी। ठीक है ना, इज इक्वल टू, हाँ एक ही तो केस है ना, टी टी 1/4। और फाइनली इन सब का सम बनाना चाहिए, जितने भी आपने एक्स की वैल्यूज निकाली, 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैं अब एक टेबल बना दूंगा, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस टेबल में इसको रिप्रेजेंट कर दो। सो the probability distribution of random variable x is the probability distribution of random variable x is, एक टेबल बनाएंगे दो कॉलम वाली, एक में तो x और एक में probabilities of x, x कैपिटल लेटर में लिखिए। ठीक है ना, क्या वैल्यूज आई x की, 210, जिस, हाँ ठीक है 012 लगा दो कोई, पर जिस सीक्वेंस में निकालो सीक्वेंस में निकालो, 210, उसकी उस चौथे कॉलम की जरूरत नहीं है। ठीक है, 210, चाहो तो टोटल चौथा कॉलम टोटल के लिए लगा दो, चलो टू टू की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, 2/4 को सॉल्व करके लिखना पड़ेगा 1/2, जितना सॉल्व कर सकते हैं 1/4। ठीक है ना, यहाँ पे मैं चाहूँ तो टोटल लगा सकता हूँ, टोटल आ गया 1। सी क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ आया? अब टेबल तक तो हम आ चुके हैं। ठीक है ना, पहले एक्स मानना शुरू किया, फिर एक्स की वैल्यू सोचना शुरू किया, अब उस एक्स की वैल्यू में प्रोबेबिलिटी सोचना शुरू किया। ठीक है, चलें। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है कि 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, तो इसी में चेंजेस करने की कोशिश करें। Here a random variable is given of throwing a coin 2 times की जगह 3 times। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस 3 times भी मेरी रेंज में ही है बेटा, तो उसको भी बना दो, फिर 4 times का देखेंगे क्या करेंगे। सो सैंपल स्पेस लिख देता हूँ, 3 times मेरी रेंज का ही काम है, बनाया कई बार। एस इक्वल टू एच 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 टी एच टी एच टी टी एच एच, अब वन हेड वाले केस, एच टी 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 एच टी एंड टी टी एच, और फाइनली टी टी टी। ये सैंपल स्पेस बन गया। रैंडम वेरिएबल एक्सेस गिवन है, नंबर ऑफ क्या कह रहा है इसमें, टेल्स कह रहा है, तो उसको चेंज कर लो, नंबर ऑफ टेल्स चाहिए अब की बार एक्सेस को। ठीक है, तो अब वापस वही सारा सब कुछ शुरू करना है अपने को, इसके हिसाब से एक्स की वैल्यू, इसके हिसाब से एक्स की वैल्यू, इसके हिसाब से एक्स की वैल्यू। तो देखो कैटेगरीज जो बनेगी, सबसे पहले तो आ जाओ, शुरू से लिखना शुरू करो। चाहो तो 8 को अलग अलग उठा लो, और चाहो तो, मुझे पता है कैटेगरी तो 4 है ना, 1 2 3 4,
कैटेगरी तो 4 ही है, तो चाहो तो आप 8 को अलग अलग लिख लो, फिर इसके हिसाब से एक्स के वैल्यू, इसके हिसाब से एक्स की वैल्यू, इसके हिसाब से एक्स की वैल्यू, इसके हिसाब से एक्स की वैल्यू, इसके ऐसे अलग अलग लिखते जाओ। और चाहो तो इसके हिसाब से एक्स की वैल्यू, इन तीनों के हिसाब से एक्स की वैल्यू, इन तीनों के हिसाब से एक्स की वैल्यू, और उस एक के हिसाब से एक्स की वैल्यू। वो आप पहले खुद ही सोच लेना कि एक्स की वैल्यू कैसे आ रही है, अलग अलग आ रही है या कैटेगरीज में सेम ही आ रही है। सो एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3 हेड्स के केस में तो सबसेट बनाना पड़ेगा अगेन, एच 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 में एक्स की वैल्यू। ओके, क्या हो जाएगी, कितनी नंबर ऑफ टेल्स चाहिए बेटा, तो यहाँ 0 होगा। ये सोचना है ना, कई बार हम हेड्स ही काउंट कर लेते हैं जबकि एक्स की वैल्यू तो नंबर ऑफ टेल्स थी। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक्स की वैल्यू इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तीनों के लिए सेम है, तो उसको एक ही लाइन में लिख देते हैं, लिख दें, या फिर सेट बना के जैसे सबसेट बना के किया था ऐसे लिख देते हैं, चाहे जैसे कर सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकता हूं मैं, एच एच टी, एच टी एच, और टी एच एच। अच्छा, अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर साथ में कब लिखते हैं, अलग अलग कब लिखते हैं, तो और एक एक्सप्लेनेशन सुन लो। जब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हो तो हम साथ में लिख सकते हैं, लेकिन जब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, उसकी कम हो, तब आप उसको अलग अलग ही लिखेंगे। अभी तो ये साथ में तो 1 2 3 3 आउट ऑफ 8, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती, इसकी ज्यादा होती, तो सबको एक साथ नहीं कर सकते थे ना, तो फिर अलग अलग ही सोचना पड़ता है। ठीक है ना, अभी तो और कोई डाउट नहीं है। तो इन इस पूरे सबसेट के लिए एक्स की वैल्यू आ जाती है 1, चाहे से इसके लिए ले लो, चाहे से इसके लिए ले लो, और चाहे से इसके लिए ले लो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्या? पता है अभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मशीन के अंदर 3 आइटम नहीं डलते। देखो ये एक फंक्शन है, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ f(0), कुछ आता है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ f(1), कुछ आता है, लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ कभी f(0,1,2), सर मैं तीनों एक साथ डाल रहा हूँ। चाहे से तीनों के लिए आंसर सेम आता हो, 0 के लिए आंसर सेम आता हो, 1 के लिए आंसर सेम आता हो, 2 के लिए आंसर, लेकिन ऐसे लिख नहीं सकते। तो लिखना तो वैसे ही पड़ेगा। ठीक है, लिखना तो वैसे ही पड़ेगा अलग अलग, चाहे से एक ही लाइन में लिखो लेकिन अलग अलग लिखना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं 4 अलग अलग लाइनों में लिखो, लेकिन अलग अलग तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आपने सैंपल पॉइंट उठाया और कैटेगरी लिखी है, कैटेगरी में तो आप एक साथ लिख सकते हो, लेकिन आपने एक एक सैंपल पॉइंट उठाया तो एक एक लिखना पड़ेगा। कैसे? एच एच टी, इसमें एक्स की वैल्यू, तो मैंने कहा था ना थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाइज ये थोड़ा हैक्टिक चैप्टर लगता है, एक्सरसाइज लगती है, बाकी है सरल। एक्स की वैल्यू, दूसरा सैंपल पॉइंट क्या है, एच टी एच इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू टी एच एच, टी एच एच। तीनों ही केस में, चाहे से एफ ऑफ, जैसे अपन कहते हैं ना f(0) भी यही आ रहा है, f(1) भी आ रहा है, f(2) भी आ रहा है, तो एक्स ऑफ दिस, एक्स ऑफ दिस, एक्स ऑफ दिस, तीनों के केस में नंबर ऑफ हेड टेल्स चाहिए उसको, तो एक नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, अगली कैटेगरी बनाए, उसमें भी 3 आ जाएंगे। कौन कौन से? एच टी टी, ठीक है, फिर एक बार ब्रैकेट सभी एक साथ लगा दूंगा मैं, एक्स, फिर क्या है दूसरा, टी एच टी, टी एच टी, 2 टेल्स है ना इसमें, और इक्वल टू फिर लास्ट में टी टी एच, टी टी एच, दिस, 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 नंबर ऑफ टेल्स कितने हो गए? 2। एक लास्ट कैटेगरी, एक्स, एक्स ऑफ व्हेन द सबसेट इज टी टी टी, टी टी। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टेल्स 3। अब प्रोबेबिलिटीज निकालना, तो प्रोबेबिलिटीज में तो अभी तो इक्वली लाइकली आउटकम से तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इस हिसाब से चल सकते हैं ना। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, 3 नहीं 0 से, जैसे निकालिए 0 1 2 3 चल रहा है, जैसे आपने एक्स की वैल्यू निकाली है ना, उसी फॉर्म में प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करिए कहाँ से निकालना, 0 से निकालना, तो मैं क्या लिखूंगा, एंड, एंड ये तो हो गई एक्स की वैल्यू, एंड प्रोबेबिलिटीज
प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इक्वल टू 0। अभी स्टार्टिंग का क्वेश्चन है इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कैसे बन रही है पूरा बता रहे हैं। आखिरी के क्वेश्चंस में फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 जो भी प्रोबेबिलिटी है सीधे प्रोबेबिलिटी लिखनी है और बस टेबल में भरनी है। ठीक है ना। अभी अपन निकाल के बता रहे हैं भाई x की 0 की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकली। ठीक है, कैसे निकली है? ये ऐसे निकली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसेट उठा लिया आपने एच एच एच, इस सबसेट की प्रोबेबिलिटी, तो ये एक ही केस बन गया। आउट ऑफ टोटल केसेस कितने थे? 8। तो ये हो गया मेरा 1/8। अब प्रोबेबिलिटीज के केस में आप तीनों को साथ में काउंट कर सकते हो क्योंकि अब आप एक्स की वैल्यू थोड़ा ना सोच रहे हो। प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन थोड़ी ना है, एक्स एक फंक्शन है ना। तो प्रोबेबिलिटीज के केस में मैं साथ में काउंट कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स इक्वल टू 3। ये निकालने के लिए मैं इनका एक ही सेट बना देता हूँ। जैसे इसमें तीनों को एक ही सेट में काउंट कर देते हैं, एच एच टी, एच टी एच और टी टी एच। तो इस सबसेट की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इस सबसेट की प्रोबेबिलिटी तो भैया तुम्हारे पास कितने आउटकम्स हैं? गलत लिख दिया। एच टी एच, एच एच टी, टी एच एच, सही है, टी एच एच। तो इनसे पूछेंगे तुम्हारे पास कितने केस हैं, ये कहेंगे सर हमारे पास 3 केस हैं। तो क्या लिख दूंगा मैं? 3/8। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। और इनसे पूछेंगे तुम्हारे पास कौन कौन से केस हैं, तो ये कहेंगे एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच। तो इस तरीके से कितने केसेस हो गए? ये भी 3 केसेस हो गए आउट ऑफ 8, 3/8। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोबेबिलिटी, इनके पास कितने केस हैं? 1, टी टी टी। तो अभी दिक्कत इसलिए नहीं आ रही क्योंकि सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं और जो सैंपल स्पेस है वो मेरी रेंज का है। 2 बातें। ठीक है, चलो टेबल भरो। तो यहाँ से स्टार्ट करो। आपकी वाले टोटल लगाना, टोटल वाला बनाना इतना कोई मुश्किल वो नहीं होता, जरूरी नहीं होता। वो तो एक कॉलम बच गया था तो मैंने बना दिया। अदरवाइज आप विथआउट टोटल भी चल सकते हो। 0 1 2 3, 0 की 1/8, 3/8, 3/8 और अगेन 1/8। इनका सम आप रफली चेक कर लेना, बनाना ही चाहिए। बना रहा है? एक और तो 4 और 3 7 और 1 8। तो समझ में आ गया होगा होपफुली। अब एक नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, ये आप घर से ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करना, नहीं आया तो कल बताना। ठीक है, बाकी अपन कल देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। इसी के अंदर चेंजेस करना है ना। 4 टॉसेस में बताओ क्या कैटेगरीज बनेंगी? 4 हेड्स 0 टेल्स, इस तरीके से 4 हेड्स 0 टेल्स 3 हेड्स। तो उसमें 2 की पावर 4 यानी 16 आउटकम्स बनेंगे। देखो अभी किसी भी क्वेश्चन में अपन ने, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सहारा नहीं लिया है, लेकिन आगे लेना पड़ेगा। आगे लेना पड़ेगा क्योंकि अभी जैसे 4 टोसेस हैं, अभी 6 टोसेस आ जाए, 7 टोसेस आ जाए तो सैंपल स्पेस बनाना मुश्किल है। तो उसमें फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में भी नहीं लेंगे हम नंबर ऑफ हेड्स एंड 4 टोसेस ऑफ कॉइन, ये भी हम हमारी रेंज का ही मानेंगे क्योंकि 2 की पावर 4 यानी 16 केसेस तो अभी भी हमारी रेंज में है। अब एक बार 16 भी क्रॉस कर गया, 16 दूनी 32 हो गया, 5 टोसेस हो गया, फिर अपन इस वाले मतलब इस वाली अप्रोच को छोड़ के परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली अप्रोच से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो इसी अप्रोच से करके आना, 16 आउटकम्स को अलग 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 बिल्कुल लिखना है। नहीं, 0 हेड नहीं इस बार। तो इस वाले क्वेश्चन में बस ये लास्ट क्वेश्चन मान लो 4, इसमें आपको एक एक सैंपल पॉइंट अलग अलग लेना है। जैसे एच एच है ना, ये 4 हेड्स हो गए। 3 हेड्स और 1 टेल के कितने केस होंगे? 4 केस होंगे। एच 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 टी, एच एच टी एच, एच टी एच एच और टी एच एच एच। ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर 2 हेड्स 2 टेल्स के कितने केस होंगे बताओ? हम्म, 4 हेड्स के एंड 0 टेल्स के तो आपने एक ही केस बताया, एच 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 एच। ठीक है ना। 3 हेड्स एंड 1 टेल के कितने केस होंगे? 4। टेल को पहले आखिरी में, फिर इधर, फिर इधर, फिर लास्ट में। सिमिलरली ये 2 हेड एंड 2 टेल को एक बार साइड में करो। इससे अगला बताओ, 1 हेड एंड 3 टेल के भी सिमिलरली 4 ही केस होंगे। और लास्ट में 0 हेड एंड 4 टेल का एक ही केस होगा। अब बताओ बीच वाला 2 हेड्स एंड 2 टेल के कितने केस होंगे? 6 केस होंगे। कैसे पता चला? क्या? अच्छा, टोटल ही कर लिया। चलो स्मार्ट, ये आपने टोटल कर लिया। बट यहाँ पे अब इस जगह पे मान लो एक और केस बचा रहता,
तो अब इसमें से 6 आएगा, उसमें 4 आएगा, कैसे? तो हम यहाँ पे सहारा लेते हैं, अगले क्वेश्चन से करना शुरू करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। यहाँ पे 4 बार उछाल रहे हैं, 4 ही हेड चाहिए, 4C4 1 होता है, चेक कर लेना। यहाँ पे 4 बार उछाल रहे हैं, 3 हेड चाहिए, 4C3 4 होता है। यहाँ पे 4 बार उछाल रहे हैं, 2 हेड चाहिए। यहाँ पे 4 बार उछाल रहे हैं, 1 हेड चाहिए, है ना? और यहाँ पे 4 बार उछाल रहे हैं, एक भी हेड नहीं चाहिए। तो ये 4C4 की वैल्यू है, 4C3 की वैल्यू है, 4C2 की वैल्यू है, 4C1 की वैल्यू, और ये 4C1। ये हम अगले क्वेश्चन से करना चालू करेंगे। चाहे तो इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इंसिस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को तो आप अलग 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 ही करें। फिर अगले क्वेश्चन से तो ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो जाओ ये करके आना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।